नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग बात करते हैं एक प्रमुख विषय जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में कि जैव विविधता क्या है, उसके प्रकार एवं उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के क्या-क्या उपाय हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो बायोडायवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, संरक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी जैव विविधता के संरक्षण के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। उद्देश्य ये रहा कि प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना, जो स्पेसीज का जो एक डाइवर्सिटी है उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। ठीक है। उसके साथ साथ प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का एक सतत उपयोग करना। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के पीछे जो उद्देश्य है वह यही है कि प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग करना, इसके साथ साथ जीवन सहायक प्रणालियों और आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना, जो इस पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कारक हैं। ठीक है। बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में उसे भी बरकरार रखना, बनाए रखना इसका मुख्य ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के दो तरीके हैं। एक तरीका है इन सीटू संरक्षण, ठीक है, और एक है एक्स सीटू संरक्षण। एक है इन सीटू संरक्षण और एक है यक्स यानी कि बाह्य सीटू संरक्षण। आप देखते हैं कि जो इन सीटू संरक्षण है उसमें क्या होता है, किसी भी जैविक यानी कि जो बायोलॉजिकल है, जो भी जीव जंतु प्लांट्स हैं, उनको उनके नेचुरल आवास में ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है इन सीटू संरक्षण में। लेकिन जब हम बात करेंगे यक्स सीटू संरक्षण के संदर्भ में, तो यक्स सीटू संरक्षण में हम यह देखते हैं किसी भी जीव या जंतु समुदाय को उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित न करके किसी बाह्य आवास में सुरक्षित आर्टिफिशियल रूप से, जैसे चिड़ियाघर हो, ठीक है, फिर ऐसे तरीके से उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग का प्रकरण क्या है, इन सीटू संरक्षण और यक्स सीटू संरक्षण के बारे में थोड़ा सा विस्तृत और जाने। ठीक है। जब हम बात करते हैं इन सीटू संरक्षण के संदर्भ में, तो इन सीटू संरक्षण में हम लोगों का आ जाता है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है आप जानते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के सिफारिश के आधार पर बनाए गए क्या है, एक छोटे रिजर्व हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं एक कोर जोन होता है। ठीक है। ये जो कोर क्षेत्र होता है यही आपका नेशनल पार्क का फील्ड होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये सरकार द्वारा बनाए गए एक छोटे रिजर्व हैं। इसकी सीमाएं अच्छी तरीके से निर्धारित होती है। ये जो कोर होता है ये नेशनल पार्क का ही फील्ड होता है। ठीक है। अभी हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व में इस बात को अच्छे से चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब मामला क्या है, मामला यहाँ पे ये भी है कि ये जो फील्ड होते हैं, नेशनल पार्क के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे चराई, वानिकी, ठीक है, और आवास और खेती जैसी, आवास और खेती जैसा मानवीय गतिविधियां क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे कर्नाटक में है। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नेशनल पार्क में चराई से संबंधित कार्य, वानिकी, मत्स्य पालन, ऐसे जो कार्य हैं, ठीक है, खेती से संबंधित कार्य, ये प्रतिबंधित किए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इन सीटू संरक्षण में हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है। ठीक है। ये क्या होता है, देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां केवल जंगली जानवर पाए जाते हैं। आपको हमने बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है, ये
ठीक है, आपको देखेंगे कि एक कोर जोन हो गया, ठीक है, कोर जोन, फिर एक बफर जोन होता है। तो जो बफर जोन होता है, ऐसे जोन में हम वन्य जीव अभयारण्य के रूप में इसको मानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, वन्य जीव अभयारण्य में आप लकड़ी की कटाई, खेती, लकड़ियों और अन्य वन उत्पादों का कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि संग्रह कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट है इन सीटू संरक्षण में, वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचारधारा है, इसी के अंतर्गत नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य को रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व को रखा गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, अगर हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा का विषय यह है कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम राष्ट्रीय उद्यान से शुरू कर रहे हैं, नेशनल पार्क से शुरू कर रहे हैं, देखिए मामला क्या है। राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है, ये बात आपको हमने बताया, जिसमें प्रजातियों, पारिस्थितिकी तंत्र, विविध जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित और विकसित किया जाता है, ठीक है। एक नेचुरल हैबिटेट है ये, उसको विकसित किया जाता है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और बातें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या जानते हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य जीव अभयारण्य भी वे स्थान है जहां जंगली जीवों को संरक्षित किया जाता है, जो हमने अभी बताया है इस बारे में, ठीक है। इसी प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व या जीव मंडल रिजर्व भी इसको कहते हैं, यह भूमि या पानी का एक कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थल पे ही हो सकता है, जल पे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो संरक्षित क्षेत्र है जो पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण और मानवता के पर्यावरणीय प्रभाव की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण, ठीक है, इकोसिस्टम का एक संरक्षण करने के लिए एवं मानवता के पर्यावरणीय प्रभाव की जो दीर्घकालिक एक स्थिरता को बनाए रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि भारत में मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण, भारत में मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध प्रदर्शित करने के लिए लगभग भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। थोड़ा सा अंतर को हम लोग और डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मामला क्या है, मामला ये है यहाँ पे कि एक नेशनल पार्क, आपको हमने बताया कि प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक या निर्मित भूमि का एक संरक्षित क्षेत्र है। इसे प्राकृतिक भी बना सकते हैं, अर्ध प्राकृतिक बना सकते हैं, मानव निर्मित क्षेत्र भी बना सकते हैं नेशनल पार्क को, ठीक है। जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जंगली प्रकृति को संरक्षित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में भी समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय जो नेशनल गौरव है उसके लिए भी समर्पित है ये, ठीक है। अन्य क्या बातें हैं, इसकी विशेषताएं क्या है नेशनल पार्क के, ठीक है। देखिए दूसरी बात यह है कि नेशनल जो पार्क है, ये राज्य सरकार का एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है एक शक्ति है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह से ही ऐसा कार्य करता है। क्योंकि अधिसूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को जारी करना पड़ता है, तो राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके नेशनल पार्क बना सकता है, ठीक है। कैसे, किसी विधान या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संबंधित राज्य सरकार NBWUL से पूर्व परामर्श और अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को तय कर और बदल सकता है, ठीक है। हालांकि जो है बात क्या है इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित राज्य सरकार जो है NBWUL से पूर्व परामर्श और अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय नेशनल पार्क की सीमाओं को तय और
बदल सकता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क की सीमाओं को बदल सकता है, यह पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अन्य बातें क्या है नेशनल पार्क के बारे में? एक बात हमने आपको बताया कि इसकी सीमा स्पष्ट होती है, और जो हमने बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था कि मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होता है नेशनल पार्क में। उसके साथ साथ सीमा तो स्पष्ट होगी, भूमि पर खेती और चराई निषिद्ध है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ये बात आपको हमने बताया है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या बात है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र यह भी है, जो कि आपको हमने बताया, जहां जानवर और पक्षी अवैध शिकार या तस्करी के खतरे के बिना, ठीक है, अपने मूल वातावरण में रह सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि उन्हें जो है किसी मतलब जानवर को, पक्षी को अवैध शिकार का डर है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये लोग तस्करी के बगैर रह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व बड़े क्षेत्र हैं, इनका उद्देश्य लुप्त प्राय, ठीक है, जो एंडेंजर हैं, जो यानी कि लुप्त प्राय हैं, ऐसे प्रजातियों सहित जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण करना, बायोस्फीयर रिजर्व का ये उद्देश्य है। ठीक है, एक बात और है कि ये अक्सर विशाल परिदृश्यों को कवर करते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया है कि ये अक्सर जो है विशाल परिदृश्यों को कवर करते हैं। ठीक है, और उनकी सीमाओं के भीतर कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल होते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको ये बात बताए हैं। इसके साथ साथ अन्य विषय क्या है, देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य यह है राज्य सरकार का एक अधिसूचना जारी करके वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया जा सकता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण कर सकता है। ठीक है, किसी विधान या अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हालांकि वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित होने के बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो NBWL है, इसकी मंजूरी के बिना वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो कभी कभी कॉन्सेप्ट से प्रश्न आ जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य से भी, आप ये बात ध्यान रखिए कि यानी कि बगैर जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के मंजूरी के बगैर आप उसके सीमाओं में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, भारत में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या बात कर रहे थे कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल रिजर्व है, ठीक है, को यूनेस्को का एक कार्यक्रम था, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामांकन के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार, यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, द्वारा नामित किया जा सकता है। बात को समझ रहे हैं? मैप जो कार्यक्रम है थोड़ा सा जान लेते हैं, मानव एवं विकास जो है संबंधित है ये मैप कार्यक्रम। एक सेकंड, मैप जो कार्यक्रम है, मैप कार्यक्रम 1971 में यूनेस्को द्वारा, मैप जो कार्यक्रम है वो 1971 में यूनेस्को द्वारा जैविक विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, शुरू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार आप जानते हैं फैक्चुअल डेटा के रूप में कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं इससे संबंधित। देखिए वन्यजीव
सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, इसमें जोन होते हैं, जैसे कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में विभाजित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे एक कोर जोन हो गया, फिर बफर जोन हो गया, फिर ट्रांजिशन जोन। ये जो जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेशनल पार्क का निर्माण किया होता है। इधर आप देखेंगे कि वन्यजीव, जो वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है, ठीक है, इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ऐसे यहाँ पे। तो कोर जोन क्या है इसको भी जान लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए कोर जोन जो होता है एक कड़ाई से संरक्षित क्षेत्र होता है, बहुत संरक्षित क्षेत्र होता है, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होता है। वहीं आप देखेंगे कि जो बफर जोन होगा, बफर जोन वह क्षेत्र है जहां सीमित मानव गतिविधि की अनुमति होती है, यानी कि बफर जोन में सीमित मानव गतिविधि की अनुमति होती है। और वही बात आ जाती है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां मानव बस्तियों और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति है और जहां अस्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं के विकास पर जोर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। देखिए एक बात जो बेहद इंपॉर्टेंट है कानूनी रूप से, कि देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क का निर्माण करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसी प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के भीतर का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसी में आता है बायोस्फीयर रिजर्व में। ये भी अधिनियम 1972 के तहत जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसका भी प्रावधान किया गया है, ठीक है, प्रावधान किया गया है। ये हो गया। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अन्य भी बातें रखी गई है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ समानता की बात कर लें, ठीक है, विभिन्नता तो हमने देख लिया, फिर बात करते हैं सिमिलरिटी बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब कुछ हम लोग समानताएं की बात कर लेते हैं कि क्या जो है सिमिलरिटी है। आप जानते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच कुछ समानताएं, जैसे भारत में आप जानते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और सभी को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में डिजाइन और प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। आरक्षित वन और संरक्षित वन शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार 1927 के भारतीय वन अधिनियम में किया गया था, ठीक है। तो इनका लक्ष्य क्या है, तीनों प्रकार के क्षेत्रों का एक ही लक्ष्य है। समानताएं, सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि इन तीनों प्रकार, नेशनल पार्क हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो और बायोस्फीयर रिजर्व हो, इसका उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बृहद एक बात और जान लेते हैं। जैसे कि अभी आपको हम एक कार्यक्रम बताए हैं, ठीक है, जो मैप कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया है, इस प्रकार थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय, तटीय या समुद्री क्षेत्रों का एक अद्वितीय और प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र को संदर्भित करता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह बन रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका स्थल, तट पे, समुद्र क्षेत्रों पर, तीनों जगह हो सकता है, ठीक है, ये बात आप जान गए। इसके बाद आपको हमने एक बात और बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के, यानी कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो कि हमने चर्चा किया है, ठीक है। यूनेस्को ने पहली बार 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ये डेटा भी आप याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, ठीक है। भारत ने अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया था जो 1986 में, ठीक है। वर्तमान में भी आपको हमने बताया कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया गया है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं कि जिसको
हमने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल किया है। ठीक है, इन बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि आप जान गए, हमने बताया इस बात को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। ठीक है,